दोस्तों नमस्कार। पेश है आज 2 जनवरी का मुख्य समाचार। चलिए देखते हैं। राजौरी में हिंदुओं के गांव में आतंकियों की अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत। जम्मू संभाग में नए साल के पहले दिन आतंकियों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा। सीमांत राजौरी जिले में रविवार को आतंकियों ने ढांगड़ी गांव में घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी कर 4 हिंदुओं की हत्या कर दी। हरियाणा के खेल मंत्री पर कोच के यौन उत्पीड़न का केस, छोड़ा विभाग। हरियाणा के खेल विभाग में जूनियर एथलीट कोच द्वारा छेड़छाड़ व टी शर्ट फाड़ने के आरोप लगाए जाने के बाद राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खेल विभाग छोड़ दिया है। नौकरी के नाम पर 50,000 युवाओं से ठगी, सरगना गिरफ्तार। नौकरी के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए ओडिशा पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने 5 राज्यों के 50,000 से अधिक युवाओं को अपना शिकार बनाया है। ई कचरा प्रबंधन के नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। देश भर में ई कचरे की समस्या जिस तरह से विस्फोटक बनी हुई है, उसे देखते हुए वर्ष 2023 इसके बेहतर प्रबंधन के लिहाज से अहम होगा। ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में सुधार, मिलने पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड में सड़क दुर्घटना में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत के स्वास्थ्य में सुधार आ रहा है। रविवार शाम उन्हें आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लव जिहाद रोकने को पूरे देश में लागू हो एक कानून, विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद ने लव जिहाद रोकने के लिए पूरे देश में एक कानून लागू करने की मांग की है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने की योजना लागू। गरीबों को मुफ्त राशन बांटने की नई खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी से देश भर में लागू हो गई है। रैंसमवेयर अटैक की घटना से पूरी तरह उबर नहीं पाया एम्स के सर्वर पर रैंसमवेयर अटैक की घटना के 40 दिन बाद भी इमरजेंसी वार्ड के खाली बेड की संख्या ऑनलाइन डैशबोर्ड पर प्रदर्शित करने की सुविधा शुरू नहीं हो पाई है। हमारे कैदियों को रिहा करे पाक। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि अपने जेल में बंद भारतीय कैदियों को वह शीघ्रता से रिहा करे। देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार, इस साल जमीन पर दिखेगा असर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए देश की समूची शिक्षा को जिस नई ऊंचाई पर ले जाने का सपना बुना गया है, उसके अमल के लिहाज से साल 2023 बेहद अहम होगा। भारत अगले वर्ष लॉन्च करेगा अपना पहला मानव मिशन गगनयान। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत का पहला आत्मनिर्भर मानव मिशन गगनयान वर्ष 2024 में लॉन्च करने के लिए तैयार है। अनिल कुमार लाहौटी ने रविवार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। नोटबंदी के विरुद्ध याचिकाओं पर सुप्रीम फैसला आज। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के सरकार के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। अनाथ बच्चों को मेडिकल और आईआईटी की पढ़ाई करवाएगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में अब अनाथ बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बनने का स्वप्न पूरा कर सकेंगे। निराश्रितों के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को 9 वर्ष के पहले दिन इस वर्ग के लिए एक बड़ी योजना आरंभ करने की घोषणा की। पढ़ाई के खर्च के अतिरिक्त हर माह 5,000 मिलेगा जेब खर्च। निराश्रितों के लिए बनेगा 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं, उनके लिए सरकार ही माता पिता। सुखविंदर सिंह सुक्खू। अखिलेश यादव का कांग्रेस पर बेहद गंभीर आरोप, बताया मतलबी पार्टी। कांग्रेस पर बीते 4 दिन से लगातार हमला बोल रहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कांग्रेस को बेहद मतलबी पार्टी बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल में श्रमिकों को दी 4 सौगातें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस वर्ष भी राजधानी के चावड़ी के मेहनतकश मजदूरों के साथ 9 वर्ष का अभिनंदन किया। रूसी प्रेमिका ने अंतिम संस्कार में सनातन धर्म के अनुसार पूरे किए अनुष्ठान। रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका के बीच उम्मीद जगाने वाली इन दोनों देशों के एक प्रेमी जोड़े की प्रेम कहानी का भारत में दुखद अंत हो गया। युद्ध में परिवार के कई सदस्यों को गंवा देने से उपजी हताशा के बाद यूक्रेन के 50 वर्षीय कोस्टियांगटिन वेलियू शांति की तलाश में भारत आए और हरिद्वार में एक आश्रम में रहने लगे। उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया।
महाराष्ट्र के नासिक में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से 2 की मौत, 17 घायल। महाराष्ट्र के नासिक में रविवार को एक केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए। बंगाल में पीएम आवास योजना के लिए केंद्र शुरू करेगा कोटा सिस्टम। बंगाल में पीएम आवास योजना में भारी अनियमितताओं को देखते हुए केंद्र यहां कोटा सिस्टम शुरू करने जा रहा है, यानी इस योजना को लेकर सब कुछ तय करने का अधिकार केंद्र अपने हाथों में ले लेगा। फरीदाबाद में बनेगा देश का दूसरा ईएसआई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देश का दूसरा ईएसआई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा। इससे गंभीर मामलों में आने वाले मरीजों को रेफर के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। देश का पहला ईएसआई सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैदराबाद में है। आयुष्मान से रचे जा रहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए कीर्तिमान। सभी को सस्ती एवं सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में आयुष्मान भारत क्रांतिकारी योजना है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत भी की है। बहुत तेजी से लोग इसे अपना रहे हैं। करीब 6 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य डाटा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता में डिजिटल तरीके से दर्ज हो चुका। 30 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बनाया है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता। बंगाल में जन्म के साथ ही बच्चे पर 58,000 रुपए का कर्ज। बंगाल में जन्म के साथ ही बच्चे पर 58,000 रुपए का कर्ज हो जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन से इसकी जानकारी मिली है। आंकड़े के मुताबिक फिलहाल राज्य पर 5,86,429 करोड़ रुपए का कर्ज है। 2023 में G20 की मेजबानी करेगा भारत। G20 की अध्यक्षता इस वर्ष भारत के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में सामने आई है। दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली समूह की कमान भारत को वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और मजबूती देने का आधार बनेगी। भारत उन मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में बढ़ेगा जिनसे संपूर्ण विश्व का कल्याण सुनिश्चित हो। अन्य देशों की तुलना में भारतीय ज्यादा सुरक्षित हैं कोरोना से। कोविड का जन्मदाता चीन शुरू से ही पूर्ण लॉकडाउन जैसे सख्त नियमों से संक्रमण के प्रसार को रोकने का हिमायती रहा है। कुछ लोगों ने इसे जीरो कोविड पॉलिसी का समर्थन भी किया। अब उसकी यही पॉलिसी संकट का कारण बन रही है। महीनों के लॉकडाउन के कारण जब अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और लोगों में असंतोष फैलने लगा, तब किसी जन आंदोलन से बचने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी में ढील मिलते ही वायरस ने पूरे चीन में हाहाकार मचा दिया। इससे तबाह होता है छात्र जीवन। हाल में लखनऊ में एक छात्र ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके सीनियर उसे रैगिंग के लिए परेशान करते थे। वहीं पिछले दिनों इंदौर का महात्मा गांधी मेमोरियल डिग्री कॉलेज रैगिंग को लेकर सुर्खियों में रहा था। यूजीसी ने रैगिंग के खिलाफ नियम बनाए हैं। इसके बावजूद कॉलेजों में हो रही ऐसी घटनाएं विचलित करने वाली हैं। आरक्षण की लड़ाई सड़क पर आई। उत्तराखंड में आरक्षण की लड़ाई अंततः सड़क पर आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं इसके लिए पहल की है। 3 जनवरी को उन्होंने 1 लाख आरक्षण समर्थकों के साथ राज्यपाल भवन का घेराव करने की घोषणा की है। 2023 में जारी रहेगी डिजिटल अर्थव्यवस्था की रफ्तार। राजीव सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निशाना और चिंताओं को पूरी तरह खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग के जरिए भारत की डिजिटल शक्ति वर्ष 2023 और अगले 5 वर्षों में बढ़ेगी। क्रिप्टो करेंसी पर नरम हो सकता है आरबीआई। क्रिप्टो करेंसी को लेकर आरबीआई के रुख में थोड़ी नरमी आने के संकेत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि क्रिप्टो करेंसी के खतरे को लेकर आरबीआई के विचार में कोई बदलाव आया है। फिलहाल आरबीआई के पास 3 विकल्प हैं। क्रिप्टो करेंसी को जोखिम को लेकर एक ही तरह के नियमन सिद्धांत सभी एक्सचेंजों में अपनाया जाए, क्रिप्टो एसेट्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए, क्रिप्टो करेंसी को अप्रासंगिक करार दिया जाए। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए कठिन रहेगा 2023। जॉर्जिवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2023 एक कठिन वर्ष रहेगा। उन्होंने इसके लिए अमेरिका, यूरोप और चीन में आर्थिक गतिविधियों में कमजोरी को जिम्मेदार बताया है। जॉर्जिवा ने कहा है कि चीन की वृद्धि दर 40 वर्षों में पहली बार वैश्विक वृद्धि दर के बराबर या कम रह सके। दोस्तों, ऐसे ही डेली न्यूज प्राप्त करने के लिए जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए 1AM न्यूज चैनल को। मिलेंगे अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।